नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह चौहान आज फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज आपके साथ फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स पर चर्चा करने वाला हूँ। तो शुरुआत फॉर्मल वर्स से करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फॉर्मल वर्स को समझाने के लिए द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रचना को लिया है और इसी के उदाहरण से हम समझेंगे कि फॉर्मल वर्स क्या होती है। फॉर्मल वर्स इज़ अ पोएम which has a regular metrical pattern with a specific rhyme scheme। अर्थात एक ऐसी कविता जिसमें रेगुलर मीट्रिकल पैटर्न आता है और एक निश्चित स्कीम में राइमिंग होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस कविता में आप देख पा रहे हैं कि वुड, स्टूड और कुड, ये तीन शब्द जो एक प्रकार का ध्वनि विन्यास व्यक्त कर रहे हैं और इस कारण से इनकी एक प्रकार की राइम बनती है, जिसे यहाँ पर ए के द्वारा निरूपित किया गया है। और इसी प्रकार बोथ और ग्रोथ, ये दो शब्द जिनकी एक दूसरी प्रकार की ध्वनि विन्यास हो रही है और जिसको बी से निरूपित किया गया है। तो इस प्रकार जो इन 5 पंक्तियों की जो राइमिंग बनती है वो हुई ए बी ए ए बी। और प्रत्येक पंक्ति में नियमित रूप से आइम्बिक मीटर आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली पंक्ति में देखिएगा आइम्बिक मीटर आया है, दूसरी पंक्ति में भी रेगुलर आइम्बिक मीटर आया है, तीसरी पंक्ति में भी रेगुलर आइम्बिक मीटर आया है, चौथी पंक्ति में भी रेगुलर आइम्बिक मीटर है और अंतिम जो 5वीं पंक्ति प्रयोग की गई है उसमें भी रेगुलर जो है आइम्बिक मीटर आया है। आइम्बिक फुट मतलब आइम्बिक मीटर, अर्थात आप जानते हैं जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया है, 1 फुट बराबर 1 मीटर, तो 1 आइम्बिक फुट बराबर 1 आइम्बिक मीटर। तो इस प्रकार से इन 5 पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि 4-4 आइम्बिक फुट बन रहे हैं, इसलिए यहाँ 4 आइम्बिक मीटर आए हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में आइम्बिक टेट्रामीटर के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक पंक्ति जो है आइम्बिक टेट्रामीटर में रची गई है। तो आपने देखा कि इस तरह रेगुलर मीटर और एक निश्चित राइम स्कीम किसी कविता में होती है तो उस कविता को हम फॉर्मल वर्स कहते हैं या उसकी पहचान फॉर्मल वर्स के रूप में करते हैं। फॉर्मल वर्स एक परंपरागत तरीके से रची जाने वाली कविता है जिसमें मीटर और राइम स्कीम का कड़ा बंधन होता है। देखा जाए तो प्राचीन कवि तो इस प्रकार की कविता को ही कविता मानते हैं, लेकिन समय के साथ
कविता की रचना का तरीका भी लगभग 1540 में वर्जिल की रचना द एनीड के आने से बदल गया, जिसमें उन्होंने पाठकों को ब्लैंक वर्स से परिचय कराया। तो आइए अब हम बात करते हैं एक अगले प्रकार की, जो है ब्लैंक वर्स। यह कैसी रचना होती है, यह ब्लैंक वर्स क्यों कहलाती है, तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना है टिंटन अबी, इसका उदाहरण लिया गया है। तो ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स इज ऑलवेज कंपोज्ड इन ए रेगुलर मीट्रिकल पैटर्न. It has no rhyme scheme. Actually, such verse is blank in rhyming, so it is called blank verse. The blank verse is always composed in 10 syllables per line. अर्थात ब्लैंक वर्स में रेगुलर मीटर तो होता है, लेकिन राइम स्कीम नहीं होती है, अर्थात ब्लैंक होती है या मिसिंग होती है। और राइम स्कीम के ब्लैंक होने के कारण ही इस प्रकार की कविताओं को ब्लैंक वर्स के नाम से जाना जाता है। ब्लैंक वर्स कविता में एक और विशेषता होती है कि ब्लैंक वर्स की प्रत्येक पंक्तियाँ 10 सिलेबिक लाइन की होती हैं, यानी हर एक लाइन 10 सिलेबल की रचना में रची जाती है। लेकिन आप यहाँ पर चौथे जो पंक्ति है, इस पंक्ति को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 सिलेबिक लाइन है। यहाँ 10 सिलेबल की जगह पर 7 सिलेबल आए हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि चौथी लाइन को छोड़ करके सभी में जो 10 सिलेबल आए हैं, और यहाँ पर सभी पंक्तियों में नियमित रूप से आइम्बिक मीटर आया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लाइन है उनके ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी 10 सिलेबल की जगह वेरिएशंस होता है, उनकी जगह पर 5, 7 या कम ज़्यादा जो है सिलेबल का प्रयोग हो सकता है। इसको हम जो है वेरिएशन के तरह देख सकते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ब्लैंक वर्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा अधिक अनिवार्यता है, वो है एक तो मीटर की और दूसरी ब्लैंक राइमिंग की। राइमिंग नहीं होनी चाहिए, और कविता में जो मीटर है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 पंक्तियाँ ली गई हैं कविता की, और प्रत्येक पंक्ति में आप देख रहे हैं आइम्बिक फूट आया है। हर एक लाइन जो है रेगुलर आइम्बिक फूट में रची गई है। इवन जो चौथी पंक्ति है जिसमें आप 7 सिलेबल देख पा रहे हैं, उसमें भी जो है 3 आइम्बिक फूट आए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रचना है उसमें मीटर स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है, इसमें जो है राइमिंग है वो ब्लैंक है। और इस तरह अगर कोई रचना या कोई कविता आप देखते हैं तो हम उसको निसंदेह बिना किसी इफ़ और बट्स के हम कह सकते हैं कि यह कविता ब्लैंक वर्स में रची गई है, क्योंकि ब्लैंक वर्स में रेगुलर मीटर का होना अनिवार्य है और राइमिंग का ब्लैंक होना भी अनिवार्य है। अगर कोई रचना इस प्रकार से है तो हम उसको ब्लैंक वर्स कह सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः ये नियम फॉलो होता है कि प्रत्येक पंक्ति जो है
टेंस लेवल की पंक्ति होगी और उसमें जो है आइम्बिक पेंटामीटर का जो है प्रयोग किया जाएगा, यानी प्रत्येक पंक्ति जो है आइम्बिक पेंटामीटर में यानी 5 फुट होंगे प्रत्येक पंक्ति में। ऐसी रचना जो है ब्लैंक वर्स कहलाती है। यदा कदा किसी किसी कविताओं में जो है वेरिएशंस, जो टेंस लेवल का जो फॉर्मूला है उसमें हो सकता है, वो एक अलग बात है। उसको यहाँ पर हम जो है ब्लैंक वर्स की परिभाषा में विशेष तौर पर शामिल नहीं करते हैं। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो फुट की है कि उसमें जो प्रत्येक फुट होगा वो रेगुलर होगा, यानी प्रत्येक मीटर जो होगा वो रेगुलर होगा, जैसे कि यहाँ पर आइम्बिक फुट में रचना लिखी गई है। ठीक है, तो ऐसी कविताओं को हम ब्लैंक वर्स के नाम से जानते हैं। ब्लैंक वर्स कविता को हम एक दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जैसा कि कुछ किताबों में ब्लैंक वर्स को 5 स्ट्रेस आइम्बिक वर्स भी कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, पहली पंक्ति का लाइन देखते हैं, पहली पंक्ति को देखते हैं तो इसमें 5, हैव, 5 और मर्स और द, यानी ये सभी 5 स्ट्रेस है इसमें। यानी जब भी कोई फूड बनता है तो उसमें एक रिदम होती है जिसमें किसी सिलेबल पे स्ट्रेस होता है, कोई सिलेबल अनस्ट्रेस होता है। तो यहाँ आइम्बिक फूट है, तो आइम्बिक फूट में पहला सिलेबल स्ट्रेस होता है, दूसरा अनस्ट्रेस होता है, पहला सिलेबल स्ट्रेस होता है, दूसरा अनस्ट्रेस होता है। तो इसी क्रम में यहाँ पूरी रचना हुई है। और इस प्रकार जब हम 5 स्ट्रेस आइम्बिक वर्स को देखते हैं तो हम उसको 5 स्ट्रेस आइम्बिक वर्स के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की 5 स्ट्रेस आइम्बिक वर्स जो है आइम्बिक पेंटामीटर का निर्माण करती है। तो इस तरीके से हम इसे जो है 5 स्ट्रेस आइम्बिक वर्स कह सकते हैं। There are many poets like John Milton who has used blank verse in his epic poem Paradise Lost in 1667, James Thomson in his poem Season in 1726 to 30, William Wordsworth in his poem Prelude in 1805, Alfred Lord Tennyson in his Idylls of the King in 1891, Robert Browning in his The Ring and the Book in 1868 to 69, and T.S. Eliot in his The Waste Land in 1922, and विलियम वर्ड्सवर्थ जो आपकी स्क्रीन पर है, टिंटन अबी, यह भी एक ज़बरदस्त ब्लैंक वर्स का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कवियों ने ब्लैंक वर्स में लिखा है और इसकी व्यापकता काफ़ी हद तक रही है कविताओं में। और अब हम बात करते हैं एक तीसरे प्रकार की कविता के बारे में, जिसको हम फ्री वर्स के नाम से जानते हैं। फ्री वर्स कविता जो होती है वह कैसी कविता होती है, क्या कहते हैं उसको, फ्री वर्स को क्यों कहते हैं फ्री वर्स को कि फ्री वर्स है ये। द फ्री वर्स इज कंपोज इन नीदर ए रेगुलर मीट्रिकल फॉर्म नॉर इरेगुलर राइम स्कीम, अर्थात कि इस प्रकार की कविता में ना तो मीटर रेगुलर आता है और ना ही इसमें कोई राइम स्कीम होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने
फ्री वर्स को समझने के लिए एक फोटोग्राफ कविता की 4 पंक्तियाँ ली हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में 3 आइम्बिक फूट आए हैं और 1 पायरिक फूट आया है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 फूट आए हैं और ये चारों फीट मिल कर के मिक्स टेट्रामीटर बना रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरी पंक्ति पर नज़र डालें तो आप देख पा रहे हैं एनापिस्टिक फूट आया है, एक दूसरा एनापिस्टिक फूट आया है और तीसरा स्पॉन्डाइक फूट आया है। इस प्रकार के ये 3 फीट जो हैं मिक्स ट्राईमीटर का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को देखेंगे तो यहाँ पर 3 आइम्बिक फीट आए हैं, जैसे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और 2 ट्रोकाइक फूट हैं, जैसे 1 फूट ये है और 1 फूट ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 फूट से ये तीसरी पंक्ति बनी है। अतः इसको यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मीटर है वो मिक्स है, इसलिए इसको मिक्स पेंटामीटर के नाम से जान रहे हैं। और चौथी पंक्ति देखेंगे तो यहाँ पर हम चौथी पंक्ति में यहाँ 2 आइम्बिक फीट हैं, एक पहला ये है, दूसरा ये है और 1 एनापिस्टिक फूट है ये और 1 पायरिक फूट है, एक ये। तो इस प्रकार से इस चौथी पंक्ति में 4 फूट हैं और चारों फूट जो हैं अलग अलग हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मिक्स, इस प्रकार से ये 4 फूट मिक्स टेट्रामीटर का निर्माण कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ किसी भी पंक्ति में रेगुलर मीटर नहीं आया है और ना ही राइम स्कीम आई है, जो फ्री वर्स का एक अच्छा उदाहरण है। फ्री वर्स कविता में ना तो मीटर रेगुलर होता है और ना ही इसमें कोई राइम स्कीम आती है, और इसी लक्षण के कारण, इसी गुण के कारण हम इसको फ्री वर्स के नाम से जानते हैं। फ्री वर्स में रिदम सब्जेक्ट मैटर के आधार पर निर्धारित होती है। फ्री वर्स की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द वर्स लिबर से हुई है, जिसका अर्थ है ओपन फॉर्म वर्स, अर्थात मुक्त कविता, जिसमें ना तो मीटर का बंधन है और ना ही राइम स्कीम का और ना ही पंक्ति की लंबाई का कोई बंधन होता है। अर्थात यूँ कहें कि कोई भी पंक्ति कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। अतः इस प्रकार के वर्सिफिकेशन में कवि अपने आप को बेहद स्वतंत्र पाता है और इस प्रकार की कविता आधुनिक कवियों की पहली पसंद बन गई है, क्योंकि कवि यहाँ पर अपने आप को जो है मात्राओं के बंधन से, यानी मीटर के बंधन से और राइम स्कीम के बंधन से मुक्त पाता है। वो अपने हिसाब से मुक्त होकर के कविता को रच सकता है। फ्री वर्स कविता के जो जनक हैं उन्हें हम वॉल्ट व्हिटमैन के नाम से जानते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन के पहले भी जो फ्री वर्स कविता लिखी गई हैं, लेकिन वॉल्ट व्हिटमैन का इसको पॉपुलर करने में काफ़ी योगदान माना जाता है, इसलिए फ्री वर्स के जनक के रूप में हम वॉल्ट व्हिटमैन को मानते हैं। तो फॉर्मल वर्स, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स की बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग। थैंक यू।